जहां तक बसों के आने जाने का विषय है, बसें 50% अपनी क्षमता की सवारियां लेकर के ही चल सकेंगी ग्रीन जोन में। और इसी प्रकार जो 4 पहिया वाहन है, ड्राइवर के साथ 2 सवारियां और बैठ करके चल सकती हैं। स्कूटर चलने की भी सहमति दी गई है, परंतु रेल, मेट्रो, जहाज, अंतर्राज्यीय बसें, इनके ऊपर भी रोक रहेगी। व्यक्तियों के नाते नागरिकों को भी थोड़ा इसमें बंधन लगाया गया है कि 10 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे और 65 वर्ष से ऊपर के आयु के हमारे वृद्ध बंधु, इनको घरों से न निकलें, ऐसी एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसी प्रकार सायंकाल 7 बजे से प्रातःकाल 7 बजे तक जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छोड़कर शेष लोगों पर बाहर घूमने की, बाहर निकलने की ये रोक भी जारी रहेगी। इन सब बातों का पालन करने के लिए प्रशासन, पुलिस, इन सबको कहा गया है कि इसका ध्यान रखें। हेतु एकमात्र है, गतिविधियां सब चलाई जा सकती हैं, लेकिन कोरोना के फैलाव में किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश यदि होगी तो उसको रोका जाएगा। जहां तक ऑरेंज जोन का विषय है, वहां पर बसों की जो छूट ग्रीन जोन में दी गई है वो छूट वहां नहीं रहेगी। बाकी सब विषय जैसे ग्रीन जोन में होंगे उसी प्रकार वहां से चलाए जाएंगे। जहां तक रेड जोन का विषय है, वहां पर नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून, रिक्शा आदि, रिक्शा यानी ऑटो, टैक्सी, इनके चलाने पर भी प्रतिबंध होगा। तो इस नाते से रेड जोन में आवागमन की गतिविधियों पर थोड़ी रोक रहेगी, स्थानीय तौर पर जहां एक स्थान पर अपनी गतिविधि चलाने के लिए। बाकी ग्रीन जोन में जो छूट है वो छूट वहां भी रहेगी। जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन ऐसे घोषित किए जाएंगे, अर्थात जहां भी किसी क्षेत्र के अंदर कोरोना से पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है, उस क्षेत्र में केवल एसेंशियल गुड्स, इन्हीं को छूट रहेगी। अर्थात हेल्थ संबंधी सर्विसेज, बिजली पानी संबंधी सर्विसेज, ऐसी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हीं को वहां चालू रखा जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के कथन अनुसार ऐसी सब गतिविधियों को चलाने में 2 गज की दूरी, ये एक फार्मूला जो दिया है उन्होंने, इसका हम सब लोग निश्चित रूप से ध्यान रखें। इसका जरूर हमको चिंता करनी है। जहां तक वर्तमान में कोरोना के संबंध में अपने प्रदेश की स्थिति है, हमें अभी भी अपने प्रदेश पर, यहाँ के व्यक्तियों, यहाँ की संस्थाओं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब के ऊपर गर्व है कि मूल रूप से हरियाणा में बचाव हुआ है। लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी हुई जिसके कारण से आज का हमारा आंकड़ा वो कुछ ज्यादा बढ़ गया है। इस आंकड़े की यदि मैं चर्चा करूं तो आज कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 364 हो गई है और इसमें 241 लोग वो स्वस्थ हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं। आज पॉजिटिव जो संख्या शेष बची है जिनका इलाज चल रहा है वो 124 लोग हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 4 लोग अपनी जान खो बैठे हैं। इनमें उल्लेखनीय बात, जैसा हमको पहले से पता है, 3 फैक्टर ऐसे हुए हैं जिससे हमें चिंता है। एक जो जमात के लोग, तबलीगी लोग थे, उनकी बड़ी संख्या हमारे इन पॉजिटिव केसेस में आई। और दूसरा जो चिंताजनक स्थिति वो बनी कि दिल्ली में काम करने वाले लोग जो हरियाणा में प्रतिदिन आते जाते थे दैनिक यात्री के रूप में या व्यवसाय के रूप में, उनको भी कोरोना से पॉजिटिव पाया गया। वो भी एक बड़ी संख्या है, क्योंकि दुखद स्थिति है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी होने के नाते भी एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग पॉजिटिव हो गए हैं। वहाँ 3 तरफ से दिल्ली को हरियाणा के जिले लगते हैं, उन जिलों में चाहे वो सोनीपत है, झज्जर है, गुरुग्राम है अथवा फरीदाबाद है, ये संख्या अधिक मात्रा में बढ़ी। एक तीसरा फैक्टर और जो ध्यान में आ रहा है, भले संख्या उसकी ज्यादा हरियाणा में तो नहीं है, लेकिन पंजाब में बहुत बड़ी संख्या पाई गई है कि नांदेड़ से जो आए हुए तीर्थ यात्री, उनमें भी बड़ी संख्या में और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा में भी उनमें से
कुछ लोग डबवाली सिरसा में कल ही आए थे, 2 लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए, बाकियों के टेस्ट अभी होगा, उसका रिजल्ट अभी आना शेष है। यदि ये घटनाएं न होती तो हम बहुत अच्छी स्थिति में होते। फिर भी आज हम बाकी प्रांतों की अपेक्षा स्थिति हमारी ठीक है। हमारे यहाँ की जनता ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिल करके इस कोरोना की लड़ाई में एकत्र रहेंगे और हमारी जितनी सेवाएं सर्विसेज हैं वो भी डट करके जुटे हैं। हम सब लोगों को इस बात के लिए ध्यान रखना है कि ये बात कहीं आगे न बढ़ जाए। इस कोरोना के दौर में ही एक विषय किसान का जो हर वर्ष का एक वार्षिक विषय होता है, उनकी प्रोक्योरमेंट का, मंडियों में जाने का, जिसको हमने सुचारू ढंग से सरसों की खरीद 15 जुलाई से शुरू कराई थी, गेहूं की खरीद 20 जुलाई से शुरू हुई, 20 अप्रैल से शुरू हुई, 15 अप्रैल और 20 अप्रैल से, तब से दोनों फसलों की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छे प्रकार से चल रही है। वर्तमान में यदि आंकड़े देखे जाएंगे तो सरसों 4,02,000 मीट्रिक टन इसकी आवक हो चुकी है। इसी प्रकार गेहूं की आवक भी लगभग 44 लाख मीट्रिक टन ये हो चुकी है, जो कुल हमारी जो पैदावार है गेहूं की उसका 60% से ऊपर हो चुका है। और भुगतान के नाते भी यदि मैं आंकड़े रखूं, सरसों का भुगतान 450 करोड़ रुपए का हो चुका है और गेहूं का भुगतान 283 करोड़ रुपए का हो चुका है। और मैं समझता हूं कि हमने जो टारगेट तो अपना बहुत आगे का रखा था, 30 जून तक हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जिस गति से प्रोक्योरमेंट हो रही है शायद ये 15 और 20 मई तक हम इसको पूरा कर ही लेंगे, ऐसा मुझे इसका आभास हो रहा है। मैं एक विषय और आपके सामने रखना चाहूंगा और बहुत निसंकोच रखना चाहूंगा। वैसे तो ऐसे समय पर यह विषय न रखा जाता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुझे आपके सामने वो विषय रखना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों में जैसे हम देखते हैं कि कोरोना के समय में हमारी आर्थिक स्थिति प्रदेश की वो कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। बहुत से हमारे जितने राजस्व की प्राप्तियां थी वो प्राय बंद हो गई थी, बंद हो गई है, वो नहीं, अभी भी कोई शुरू नहीं हुई है। चाहे उसमें जीएसटी है, वैट है, उसके अंदर स्टाम्प ड्यूटी है, एक्साइज है, जितने भी स्रोत हैं वो पिछले महीने में लगभग यानी बहुत कम परसेंटेज उसका आता रहा और हम इन 2 महीनों के अंदर 12,000 करोड़ रुपए के एक प्रकार से दबाव में आए हैं। हमने खर्चे करने के लिए भी जो आवश्यक खर्चे हैं वही किए और शेष खर्चे सारे बंद कर दिए गए हैं, बहुत से उसमें पग लिए गए हैं, आपको सबको बताया गया है। 2 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग के अंदर एक छोटे निर्णय हमने जरूर लिए और उसके अंदर बहुत कम छोटे निर्णय जिसको कह सकते हैं, उसमें एक हमने फीस बढ़ाई, एक हमने कर बढ़ाया, एक हमने किराया बढ़ाया। कितना? किराया मात्र 15 पैसे पर किलोमीटर, फीस मात्र जिसको कहना चाहिए कि 2% सब्जी के ऊपर, अर्थात एक व्यक्ति 10 रुपए किलो की अगर सब्जी लाता है तो 20 पैसे प्रति किलो की फीस उसकी बढ़ती है। और कर जो बढ़ाया वो भी हमने वैट के अंदर कर इतना नॉमिनल जिसके कारण से सिर्फ 1 रुपया लीटर डीजल और 1 रुपया 10 पैसे लीटर पेट्रोल का खर्च बढ़ता है। एक मामूली कर जिसके अंदर ये कह सकता हूं कि एक 70-80 करोड़ रुपए महीने का इसके अंदर एक सरकार को आमदन सब दृष्टि से होने वाली है। जबकि हमारा खर्च, महीने का खर्च जैसा हम देखते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च होता है। इतने कम वृद्धि का हेतु इतना ही मात्र था कि इन तीनों चीजों में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होकर के और हम इनके काम को सुचारू रूप से चला सकें। लेकिन इतना करने के बाद हमारे कुछ विरोधी मित्रों ने, हमारे विपक्ष के मित्रों ने, खास करके उसमें कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष शैलजा कुमारी और कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, इन्होंने उस विषय को जिस ढंग से आगे रखा है, बढ़ाया है, उसको सोच करके बहुत ही मन में कष्ट हुआ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इतने छोटे विषय के ऊपर इतना आगे बढ़ करके कहना, यानी मात्र 80-82 करोड़ रुपए महीने का खर्च 10,000 करोड़ रुपए के खर्च में से अगर हमने बढ़ाया है और उन्होंने कहा कि जैसे बहुत कुछ जनता से लूट लिया गया हो। उदाहरण दिया कि 44,000 करोड़ रुपया 6 साल का वैट ये आखिर कहाँ गया। मेरा कहना है कि 44,000 करोड़ रुपए का ही क्यों बात करते हैं, वो बात करते तो फिर हम 6 साल के अंदर टोटल बजट तो हमने 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च कर दिया और 5 लाख करोड़ रुपए और 44,000 करोड़ रुपए के बाद एक छोटे छोटे 10 पैसे 20 पैसे के 15 पैसे के खर्च के ऊपर तुलना करने लग गए। आखिर तो ये हिसाब किताब उनको लेने का